हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको मैं इस केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको हम शून्य कोण की अभिक्रिया के बारे में जानकारी दिया था और उसका मैं डेरिवेशन भी बताया। शून्य कोण की अभिक्रिया का अर्धायकाल क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास में आपको हम प्रथम कोण की अभिक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। प्रथम कोण की अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, प्रथम कोण की अभिक्रिया का व्यंजक कैसा होगा और प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए अर्धायकाल का व्यंजक कैसे सॉल्व किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहेंगे। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में अच्छे से पढ़ते होंगे और अपना होमवर्क जो है अच्छे से कंप्लीट करते होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में यदि आप नहीं पढ़े, यदि अपना नुकसान कर दिए तो निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। क्योंकि यह नहीं बता के आएगा कि आपका पेपर नहीं होगा, पेपर तो एक दिन ले लिया जाएगा, लेकिन आप क्या करें, तैयारी करते रहें। यदि आपकी स्कूल नहीं लग रही, कोचिंग नहीं लग रही, तो निश्चित रूप से घर बैठकर मोबाइल का उपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए रेडी हो जाइए। शून्य कोण की अभिक्रिया आपको बनने लगी होगी। आज हम प्रथम कोण की अभिक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। चलिए लिखिए, डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, लिख लीजिए डिफिनीशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है, यानी उसकी सांद्रता क्या होगी, एक होगी। एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है, एक सांद्रण पद पर निर्भर करती है। प्रथम कोण की अभिक्रिया प्रथम कोण की अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है, तब उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम कोण की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। इसे एक माना एक अभिक्रिया है, माना एक अभिक्रिया कैसी होगी, R = P। यानी रिएक्टेंट जो होता है क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित करता है, यानी R क्या करता है, उत्पाद में। माना एक अभिक्रिया R = P। R का मतलब हमारा रिएक्टेंट होगा, P का मतलब होगा प्रोडक्ट। अब आगे चलिए, यदि अभिक्रिया प्रथम कोण की है तो, यदि अभिक्रिया प्रथम कोण की है तो, यदि अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोण की है, तो तात्कालिक दर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तात्कालिक दर को क्या करेंगे, निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से अभिक्रिया प्रथम कोण की अभिक्रिया ही है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यह देखिए। R = D एक्टिव मास R/dt = K एक्टिव मास ऑफ R। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी अभिक्रिया क्या हो है बच्चों, प्रथम कोण की अभिक्रिया है और प्रथम कोण की अभिक्रिया को हम R से व्यक्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे और ना ही 1 लिखेंगे। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा,
जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो dt को आप क्या करिए बच्चों, आप इधर मल्टीप्लाई कर दिए यानी पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, या माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव मास आर इक्वल टू के इंटू डी टी, यानी के डी टी हो जाएगा। के डी टी कैसे हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई हो गया डी टी में, इस तरह के डी टी हो गया। पुनः व्यवस्थित करने पर क्या हुआ है, पुनः व्यवस्थित करने पर, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, पुनः व्यवस्थित करने, एक सिर्फ क्या किया गया, इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है। अंतर क्या है, dt को हमने इधर भेज दिया और r को इधर साइड। और आप एक काम करिए, इसको समीकरण के दोनों पक्षों में, यानी आप इसको क्या कीजिए, समीकरण मान लीजिए, समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिख दीजिए, समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, यानी समीकरण एक का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो आप चलिए बच्चों समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास आर अपॉन इंटीग्रेशन सॉरी एक्टिव मास आर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास पर आर अपॉन आर का इंटीग्रल करते हैं तो इसका मान क्या निकल के आता है, माइनस ln r। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं इसका फार्मूला बन जाएगा आपका, माइनस आपको वही लगेगा ln और एक्टिव मास r। जिस प्रकार हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हुआ था, सिर्फ x का उपयोग करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dt का तो dt उपयोग करते थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r अपॉन r है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ln r हो जाएगा, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ k dt, तो आपका k आपका स्थिरांक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस i। ठीक, i क्या होता है, i एक समाकलन स्थिरांक होता है। और आप इसको समीकरण 2 मानिए, समीकरण क्या होगा बच्चों, 2, जहां i समाकलन स्थिरांक आई क्या होता है, जहां आई एक क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है। और आई की गणना कहाँ से, आई स्थिरांक के मान की गणना प्रारंभिक सांद्रता से की जा सकती है जब r बराबर 0 और t बराबर r0, यानी r बराबर r0 होगा और t बराबर 0। जब r बराबर t बराबर 0 और एक्टिव मास r बराबर एक्टिव मास r0, यानी i एक समाकलन स्थिरांक होता है और i का मान प्रारंभिक सांद्रता से ज्ञात किया जा सकता है। तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, r0। तो क्या करेंगे आप, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 2 में मान रखिए और समीकरण जब 2 में मान रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, i बराबर माइनस ln r। सॉल्व कीजिए इसको। समीकरण 2 में क्या करिए, मान रखिए माइनस ln एक्टिव मास r, तो r के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव मास r0 बराबर k इंटू टी का मान कितना आया है 0 प्लस i, तो क्या निकल के आ गया, माइनस ln एक्टिव मास अपॉन 0 इक्वल टू i का मान समीकरण 2 में रखने पर बन जाएगा
जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या निकला, आई निकला। तो आप लिख दीजिए आई इक्वल टू माइनस ln r हो गया ना। आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ समीकरण 2? तो देखिए क्या होगा, माइनस ln कैपिटल एक्टिव ऑफ r इक्वल टू के टी माइनस आई का मान कितना है, माइनस ln r स्टैंडर्ड। ठीक, इसको और आगे सॉल्व कीजिए, माइनस ln एक्टिव ऑफ r इक्वल टू के इंटू टी माइनस माइनस प्लस ln r स्टैंडर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, यदि इतना समझ में आ गया है तो बच्चों आप काम करिए, आप माइनस ln को आप इधर फाइल लीजिए। यदि आपको इतना समझ में आ गया, यदि मान के चलिए यह क्या है, ln एक्टिव ऑफ r जो लिखा हुआ है, यहां पे क्या होगा बच्चों, माइनस का माइनस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस का चिन्ह क्या होगा, माइनस, क्योंकि आपके पास क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा। तो माइनस आपका क्या निकल के आया, माइनस रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम कीजिए, माइनस ln r जो है आपका बराबर के इक्वल के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ln r हो जाएगा। तो प्लस ln एक्टिव मास r इक्वल टू r, इतना ये इधर आया, और आपका क्या हुआ, माइनस ln r इक्वल के टी। ये इतना लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया। यदि आपके इतना समझ में आ गया तो आपसे बन जाएगा। यदि ये आपको क्या करना है, ये माइनस ln r इक्वल टू के टी माइनस ln r। अब क्या करना है, माइनस ln r को मैं इक्वल किधर लाया तो प्लस में हो गया, तो ln r स्टैंडर्ड माइनस, ये माइनस है, ln यही है, r आपका वही है, इक्वल टू के टी। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, या के टी इक्वल टू ln एक्टिव मास r0 माइनस ln एक्टिव मास r, इतना हो सकता है। चलिए, यदि इतना हो सकता है तो फिर और आगे सॉल्व कीजिए। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा log m माइनस log n का मतलब जानते हैं क्या होता है, log m माइनस log n का मतलब होता है log m अपॉन n। ये आप नाम सुनोगे इस प्रकार से, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, यानी log m और log n है। अगर इस प्रकार वही कंडीशन यहाँ पे है, ln एक्टिव मास r माइनस ln एक्टिव मास r, तो ये log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n हो जाएगा। तो आपका फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, के टी इक्वल टू log ln करिए, ln लिखा है ln स्टैंडर्ड r स्टैंडर्ड अपॉन r। दिख रहा है क्या, बन जाएगा, हो गया, आपका आंसर आ गया, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या होगा, अब तो इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, t को ln को जब हम किस में चेंज करते हैं, log में चेंज करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है 2.303 का। आप इसको और सॉल्व कीजिए, तो आप t को नीचे भेज दीजिए, तो k इक्वल टू ln t, k इक्वल टू 1/t, ऐसे कर दे, k इक्वल टू 1/t, k इक्वल टू 1/t ln क्या हो जाएगा, एक्टिव मास r0 अपॉन एक्टिव मास r। अब जब आप ln को log में चेंज करते हैं तो 2.303 का क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log
आर स्टैंडर्ड अपॉन आर। और ये क्या निकल के आ गया? समीकरण, ये प्रथम कोड की अभिक्रिया का व्यंजक निकल के आ गया। चूंकि ln बराबर होता है इतना, ln इजकल टू 2.303, यानी ln इजकल टू कितना होता है? 2.303 log 10। 10 क्या है? आपका आधार है, आप इसको जानते होंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये रहा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण का व्यंजक हुआ। आप इसको एक बार और देख लीजिए और आपसे ये बनने लगेगा बच्चों, ठीक है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा कठिन तो नहीं है लगभग। एक बार इसको और समझ लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम आपको क्या करेंगे? एक रिएक्शन लिखेंगे, माना एक सामान्य अभिक्रिया R इक्वल टू P, R दैट मीन्स रिएक्टेंट, P दैट मीन्स प्रोडक्ट। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो तात्कालिक दर निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी उसकी तात्कालिक जो दर रहेगी वह क्या होगा? निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तात्कालिक दर को R से व्यक्त करते हैं, तो R इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस dx पान dt के स्थान पर d एक्टिव मास R अपान dt इक्वल टू k एक्टिव मास R। यहाँ पे हम शून्य नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप यह शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इक्वल टू माइनस d एक्टिव मास R अपान dt के स्थान पर हमने R का यूज किया, इक्वल टू k dt, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिया और R को नीचे कर दिया। यह समीकरण हमारा क्या होगा? 1। ये क्या हुआ? मतलब इन दोनों को हम रीअरेंजमेंट कर दिए हैं, यानी पुनः उसको विस्थापित कर दिए हैं। पुनः विस्थापित करने पर तो हमारा क्या निकल के आ गया? समीकरण 1। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए क्या किया है। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या किया गया? समाकलन। तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो आप क्या करेंगे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास R अपान R इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। यदि ये हमारा क्या हुआ? समीकरण 1 है, इसका जब समाकलन किया जाता है तो आपको यह पता है, यदि हम सामान्य इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हो जाएगा? x। इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या हो जाएगा? t। इंटीग्रेशन ऑफ d एक्टिव मास और r का इंटीग्रल होता है एक्टिव मास ऑफ r। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? d एक्टिव मास r अपॉन d एक्टिव मास r। तो यदि इसका इंटीग्रल होगा तो हो जाएगा ln r के हो जाएगा, सिर्फ लॉग लग जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा। माइनस लगाता है तो माइनस लगा दिया हमने, तो माइनस ln r हो गया, तो माइनस ln r इजिकल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt इजिकल टू t प्लस i का मतलब होता है एक समाकलन स्थिरांक है और आगे हम उसका समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी की भी बुक में आपको i मिलेगा, किसी में c मिलेगा, किसी में x मिलेगा, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। i एक समाकलन स्थिरांक होता है और i का मान प्रारंभिक सांद्रण से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ से? i का मान प्रारंभिक सांद्रण से ज्ञात किया जा सकता है। यानी i का मान क्या है? प्रारंभिक सांद्रण से ज्ञात कर सकते हैं। जब t बराबर 0 तो r बराबर t बराबर 0 होगा और r बराबर r स्टैंडर्ड होगा। अब आगे सॉल्व करिए। समीकरण 2 में मान रखने पर ये जो मान आए हैं तो लिख दीजिए माइनस ln r स्टैंडर्ड, जहाँ पे r था वहाँ पे r स्टैंडर्ड कर दिया, माइनस ln r स्टैंडर्ड इक्वल टू k, t का मतलब 0 हो गया और i आपका वही है। इसको सॉल्व किया तो t का 0 में t का k में 0 में k का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ गया, तो माइनस ln एक्टिव ऑफ r स्टैंडर्ड इक्वल टू i। ये जो आपका i का मान निकला हुआ है, इस i के मान को समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। ये आपका समीकरण 2 है। तो क्या है समीकरण 2? देखिए आपको माइनस ln r इजिकल टू k इंटू टी, और ये माइनस में है और ये क्या बच्चों? यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस और माइनस का जो चिन्ह होगा बच्चों माइनस आएगा, तो ये माइनस का यूज किया, ln r स्टैंडर्ड किया। अब क्या करना है?
इस माइनस ln r को मैं बाएं पक्ष लाऊंगा, तो बाएं पक्ष में लाऊंगा तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो ln एक्टिव मास r स्टैंडर्ड, और ये आपका माइनस ln r इक्वल टू KT। यदि ये आपका KT है तो आप क्या करिए, मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, फिर क्या हुआ, चेंज कर दिया हूँ, इधर से उधर और उधर से इधर कर दिया। यदि आप नहीं करना चाहते तो यहीं भी आप इसका एग्जाम्पल ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि माइनस log m माइनस log n बराबर log m अपान n, तो आपका यही हो जाएगा ln m अपान n ln r स्टैंडर्ड अपान r, जो मैंने मान यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपका इधर साइड हो जाएगा। ये देखिए, ये ln r स्टैंडर्ड अपान r इक्वल टू KT, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसको इधर साइड लिख देंगे। ठीक है, बराबर उतना ही दोनों एक साइड, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों लिख दिया हूँ या इस प्रकार से KT इक्वल टू r एक्टिव मास r स्टैंडर्ड माइनस ln r। ठीक है, एक्टिव मास r, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इस कारण से सॉल्व हुआ। इसके बाद क्या हुआ है देखिए, यदि ये मल्टीप्लाई में है, KT क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है, जब वो डिवाइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो K इक्वल टू 1/T ln r स्टैंडर्ड अपान r। और याद रखिएगा बच्चों, जब हम ln को log में चेंज करते हैं तो 2.303 का क्या होता है, मान रखा जाता है। तो चूंकि ये होता भी है, चूंकि ln इक्वल टू 2.303 log 10। ठीक, तो देखिए K इक्वल टू आया, K इक्वल टू क्या निकल के आया, K इक्वल टू 2.303/T log r स्टैंडर्ड अपान r। यही प्रथम कोड की अभिक्रिया का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं समीकरण। अब यदि आपको क्या कर देना है, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 3 अगर आपको मानना है तो इसको मान लीजिए और कह दीजिए कि समीकरण 3 को प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं। यानी समीकरण कोड की प्रथम कोड क्या है बच्चों, व्यंजक। समीकरण 3 को प्रथम कोड की अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो ये आपका प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। नेक्स्ट होता है, इसी से पूछा जाता है कि प्रथम कोड की अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। तो चलिए अब इसका अर्ध आयुकाल निकालते हैं। अर्ध आयुकाल क्या, बहुत ही आसान है बच्चों, याद रखिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निकालेंगे तो अब आपको क्या है, यह अधिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम कोड की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का गणना क्या करेंगे, निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता। तो सूत्र क्या होगा बच्चों, प्रथम कोड की अभिक्रिया से, प्रथम कोड की अभिक्रिया से, प्रथम कोड की अभिक्रिया सूत्र क्या होगा बच्चों, क्या होगा, K इक्वल टू 2.303/T log r स्टैंडर्ड अपान r। यही है प्रथम कोड की अभिक्रिया का सूत्र, यही है ना। चलिए ठीक है, तो अब आप क्या करना है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। तो अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, T इक्वल टू T हाफ और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्टैंडर्ड अपान
तो जहाँ टी होगा वहाँ टी हाफ कर देंगे और जहाँ स्थान पर जिस स्थान पर आर लिखा होगा उस स्थान पर आर 0/2 यानी आर स्टैंडर्ड अपॉन 2 लिखा जाएगा। तो करिए, मान चेंज करिए। पहले आप क्या करिए, टी के टी हाफ करिए, मान रखिए। तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर स्टैंडर्ड अपॉन क्या हो जाएगा 2। मान रखिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 लॉग ये आपका कैसे, यानी आपका आर 0 यहाँ पे 2 का 2 नहीं होगा, आर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्टैंडर्ड, ये आपका प्रथम समीकरण है। अब मैं मान रख रहा हूँ k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी के समय टी हाफ लॉग हो जाएगा और आपका ये r हो जाएगा r स्टैंडर्ड अपॉन, तो r का मान कितना निकला है r स्टैंडर्ड अपॉन 2, r स्टैंडर्ड अपॉन 2। ठीक, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग आर स्टैंडर्ड से आर स्टैंडर्ड क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा ना। और जब ये आर स्टैंडर्ड से आर स्टैंडर्ड कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। अब आप चलिए, चूंकि log 2 का मान आपको पता होगा बच्चों, क्या पता है log 2 का मान कितना होता है 0.3010। आप याद कर लीजिए log 2 का मान कितना होता है 0.3010। 0.30 log 10 ये मान है किसका है, log 2 का है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। T1/2 इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन k, ये हो गया। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 0.693। कितना आएगा T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन k, और यही आपका क्या हुआ अर्धाइकाल के लिए व्यंजक अर्ध है। यही अर्धाकाल के लिए व्यंजक, किसका अर्धकाल प्रथम कोटि की, किसका अर्धकाल है प्रथम कोटि की। ठीक, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धाकाल के लिए व्यंजक है। ठीक, बन जाएगा बच्चों। ये कैसा है आपको लगा, यानी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया को मैं आपको बेहतर समझा दिया पिछले वीडियो में, और यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक आया, जिनमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन के साथ साथ आपका क्या है, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक के साथ साथ आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धाकाल का भी गणना की गई है। तो बच्चों आप इसको जाकर अच्छे से घर में पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपका कहीं पे कमेंट्स आता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप विशेष ध्यान, यदि आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, 2.303 का क्या करेंगे, पहले 0.3010 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से कितना निकल आएगा 0.693।
ठीक है बच्चों, कुछ कमेंट करना है क्या? देखिए, जब आप अर्धायुकाल निकालेंगे, अर्धायुकाल बहुत है, पेपर में जाकर देखिएगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अर्धायुकाल कैसे पूछा जाता है पेपर में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, अर्धायुकाल का क्या व्यंजक या गण रख कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होगा, K = 2.303/T log R स्टैंडर्ड अपॉन R। तो अब क्या करना है, इसमें आपको T के स्थान पर T हाफ लिख देना है और जहां पे R होगा वहां क्या करेंगे, R स्टैंडर्ड कर देंगे, R स्टैंडर्ड अपॉन 2 कर देंगे। देखिए मैंने वही किया, R स्टैंडर्ड अपॉन 2 किया। अब क्या करना था, इसमें आपको क्या करना है, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला मैंने फार्मूला का यूज किया और इसमें सूत्र लगा दिया, R से R कैंसिल कर दिया, log 2 आया। log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 में तो 0.693 आएगा। और यही अभिक्रिया के लिए, यानी किस अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक है। तो बन जाएगा बच्चों। इसकी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, तो बच्चों क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। ठीक है, इसकी इकाई जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 1 नंबर की इकाई पूछ जाएगी। तो प्रथम कोटि की इकाई कितने होती है, A, सेकंड इनवर्स होती है। इसके पहले हम शून्य कोटि की पढ़ चुके हैं। शून्य कोटि की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड की बात आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो इकाई होती है वही आपकी अभिक्रिया के दर की इकाई होती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है, तो ध्यान दीजिएगा और आपसे बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे अर्धायुकाल क्या है, अर्धायुकाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्धायुकाल के बारे में जानकारी देंगे। ये नहीं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अलग से कोई क्वेश्चन है, अर्धायुकाल किसे कहते हैं, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आपको यह है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ जो रिएक्शन है आपका इससे बन जाएगा और आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है निश्चित रूप से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये निश्चित रूप से पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन रुका होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे। ओके।